हे गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम 72 बीपीएससी के करंट अफेयर को लेके डिस्कशन कर रहे हैं कि 72 बीपीएससी अगर आप में से जो भी तैयारी कर रहा है वो करंट अफेयर को कैसे क्वालिफाई कर सकता है, राइट। आप सभी को पता है कि अगर आप हाल फिलहाल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो अभी एईडीओ के एग्जाम हुए हैं, एएसओ प्री और मेंस के जो एग्जाम हुए हैं और बीपीएससी एलडीसी के जो एग्जाम हुए हैं, आप जब उन एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे करंट अफेयर को स्पेसिफिकली, तो आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि अब बीपीएससी जो है पुराने ढर्रे पे नहीं चल रहा, वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट। अभी ट्रेंड चेंज क्या हुआ है, इसमें क्या किया गया, पहले की सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते थे, राइट। और आपको फैक्ट पता है नहीं पता है नहीं पता है। लेकिन अभी क्या है कि ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं और पहले से ज्यादा डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी हमने इसके पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर का एनालिसिस किया था, राइट। और हमने उसमें देखा था कि इंटरनेशनल करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो जो है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से कवर हो जा रहे थे, राइट। या फिर एक्सप्रेस में ये कवर थे। और वो भी बहुत डेप्थ में सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। कुछ सवाल तो ऐसे थे कि अगर आप हिंदू का आपने हेडिंग पढ़ रखा है और फिर उसके नीचे जो सब हेडिंग रहता है जिसे ब्लर्ब कहते हैं, अगर आपने उसे पढ़ रखा है तो उतने से भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे, राइट। तो क्या नेशनल करंट अफेयर के लिए भी यही सिनारियो है या नेशनल करंट अफेयर के लिए कुछ चेंज हुआ है? और जो चेंज हुआ है उसको फिर कैसे टैकल करना है, हमें प्रिपेयर क्या करना है, करंट अफेयर जब भी पढ़ना है हमें फोकस क्या करना है? क्योंकि देखिए, करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन, फॉर एग्जांपल आप अगर घटना चक्र को लेते हैं, घटना चक्र की ईयरली मैगजीन जो हम रेफर करते हैं वो ऑलमोस्ट 300 पेज की होती है, राइट। अब इस 300 पेज में एटलीस्ट 200 पेज तो ऐसे कंटेंट होते हैं जो पढ़ा जाता है ना। उसमें ये रहता है क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या जानकारी है, इंफॉर्मेशन है जिसे याद रखने की जरूरत है। तो क्या ये 200 पेजेस याद रखना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तब तो और मुश्किल है जब अब एग्जाम का नेचर चेंज हो रहा है। अब आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लगभग हर एक जगह अब आपको वेटेज जो है ठीक ठाक रह रहा है, क्वेश्चन इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो है उसे भी कंप्लीट करना है। और अभी बचे 40-45 दिनों में आपके लिए और जरूरी हो जाता है कि अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें, राइट। एकदम ट्रेंड के हिसाब से पढ़ें। तो उसमें फिर क्या है कि ये पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम सोर्स को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कितने महीने पुराना पूछा गया है और उसे तैयार कैसे किया जा सकता है। ओके, तो इसी सीरीज में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम नेशनल करंट अफेयर के बारे में देखेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल करंट अफेयर को सब्जेक्ट वाइज कई तरीके से डिवीजन किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो भी घटनाएं हुई वो पॉलिटिकल घटनाएं थी, या फिर वो इकोनॉमिकल थी, राइट, या फिर वो साइंस से रिलेटेड थी, या फिर वो नेशनल में अवार्ड हो गई, या पीआईएन मैंने आपको बताया था पर्सन प्लेस इन न्यूज के बारे में वो हो सकती हैं, वो स्पोर्ट्स हो सकती हैं, या फिर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो सकती है, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। तो आज हम सबसे पहले जो है नेशनल करंट अफेयर में पहला जो सब्जेक्ट है पॉलिटी को हम उसे टैकल करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एडीओ अभी वाला एग्जाम में पॉलिटी में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेके पूछा गया था। स्टेटमेंट ये था, इस रीजन का सवाल था कि सीपी राधा कृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, राइट, ओथ लिया उन्होंने। सेकेंड है, रीजन है, उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोटों के अंतर से हराया था। ओके, इसमें आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, और सही है तो क्या रीजन जो है वो असर्शन की व्याख्या करता है। ये चार ऑप्शन है, राइट। 452 वोटों के अंदर से हराया, दिस इज नॉट ट्रू, राइट। इन्हें टोटल 425 वोट मिले थे सीपी राधा कृष्णन को, और जो इनके अगेंस्ट में जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी थे, उन्हें 300 वोट मिले हुए थे, राइट। करेक्ट है कि सितंबर 2025 को 15वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा कि ए सही है, आर गलत है। ओके, कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बाकी कुछ और भी बेसिक जानकारी जो होगी वो आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी से करना होगा। और ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन को, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपने लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना शुरू किया है, आपने करेंट से नहीं शुरू किया इन चीजों को पढ़ने, तो जब भी आप लक्ष्मीकांत में पढ़ें तो पॉलिटी में जो भी अभी हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही हो, आपने जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा,
क्योंकि जुडिशियरी से रिलेटेड आपने एक चैप्टर पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस, राइट। तो आप एक बार सर्च कर लें गूगल पे कि ठीक है अभी क्या करंट नंबर ऑफ जज 30+1 है या ये चेंज हुआ है। चेंज हुआ है तो अपने नोट्स में या बुक में ही वहीं पे अपडेट कर लें। तो होता ये है कि जो ये डे टू डे इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है उससे आप वहीं पे अपडेटेड रहते हैं, आपको करंट फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो कि आसानी से आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करा देता है। अब कितना महीने पुराना है, देखिए 8 से 9 महीना पुराना ये करंट अफेयर है। ठीक है, सोर्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था इंडिया का। हर एक न्यूज़पेपर इंग्लिश हिंदी हर जगह कवर है, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि मैं चूंकि द हिंदू फॉलो करता हूँ तो मैंने वहां का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है। ओके, तो ये हिंदू में कवर किया गया था। उसके पहले कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने रिजाइन दिया था। अब जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ये करेंगे कि एक बार जितने भी इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं वो समझ लेंगे कि ओके उनमें से कितने लोग रिजाइन किए हैं। ठीक है, दूसरे कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्हें बाद में प्रेसिडेंट बनाया गया है, कितने वाइस प्रेसिडेंट है जिसे अनअपोज्ड इलेक्टेड किया गया है। ओके, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आप एक बार कलेक्ट कर लेंगे साथ ही में। और देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, रीजन एक्सर्शन के सवाल में हर एक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं रहते हैं, इसका ऑर्डर चेंज रहता है। तो ये नहीं कि आपने एक बार अपने दिमाग में इस बात को बैठा रखा है कि ओके पहले नंबर ऑप्शन पे वो देता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, दूसरे में कहता है कि नहीं ए सही है आर गलत है, व्याख्या नहीं करता है। और फिर ये आपको नहीं बैठाना है, आपको हर एक क्वेश्चन पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये हुआ है कि उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहला ऑप्शन में ये दे दिया है कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन को रखा गया है। तो इस तरीके की क्लियरिटी एग्जाम में होनी जरूरी है। ओके, दूसरा पॉलिटी में क्वेश्चन है वो नेशनल इवेंट्स है, कि नेशन में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अगर कहीं पे सबमिट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, जहां पे कोई स्पेशल डिग्निटरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर रही हैं, या फिर लोकसभा के चेयरमैन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे किसी भी कॉन्फ्रेंस को, ऐसे किसी भी आपको सबमिट को या सम्मेलन को याद रखना जरूरी होता है। अगर आप उसे फोकस फोकस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्वेश्चन ये था, असर्शन रीजन का ही सवाल था कि महिला सशक्तिकरण पे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। रीजन दिया गया, आंध्र प्रदेश की तिरुपति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आंसर इसका दोनों सही है कि महिला सशक्तिकरण वोमेन एम्पावरमेंट पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सितंबर 14 2025 को आयोजित किया गया था तिरुपति में, जो कि 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन था। और इसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। तो स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, राइट। तिरुपति में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिरुपति रिजोल्यूशन, अगली बार अगर क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि तिरुपति रिजोल्यूशन किससे संबंधित है, ऑप्शन दे वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ रूरल पंचायत, या जो भी और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, तो आंसर उसका होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। ओके, ये इवेंट हुआ है 14 सितंबर को। ओके, तो ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू करी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, राइट। आंसर है इसका सी, मेघालय। देखिए इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उसे लगभग हर बार पूछा ही जाता है, राइट। जैसे कि इसके पहले वाले 71 बीपीएससी में भी एक सवाल पूछा गया था, बिहार में एल्डरली लोगों को वोटिंग के लिए जो है होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी कि वो अपने घर से वोट दे सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसमें, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे एसआईआर हुआ था, राइट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एमपी में इलेक्शन हुआ है राज्यसभा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों कैंसिल किया गया है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है इलेक्शन में, इन तमाम चीजों के बारे में आपको जानना होता है। इसके पहले ईवीएम के बारे में भी सवाल पूछा गया था कि भारत में भी वर्तमान ईवीएम जो यूज होता है उसका उन्होंने मॉडल नंबर कुछ पूछ रखा था, वो मॉडल नंबर क्या है। इतना टेक्निकल डिटेल आपको नहीं भी पता हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, 2024-25 में मेघालय में ये शुरू हुआ था, एएसओ मेंस का एग्जाम 2025 में हुआ था। तो लगभग 8 से 9 महीना पुराना करंट अफेयर पूछा गया था। ओके, ई वोटिंग के मामले में
पूरी दुनिया में सबसे जो मॉडल राज्य है, मॉडल देश है, उसका नाम है इस्तोनिया। आपको पता है ये एक बाल्टिक कंट्री है और यहाँ पे लगभग 98-99% वोटिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। लोग सीधे अपने फोन से, अपने ईमेल से वोट करते हैं। तो आपको इस्तोनिया का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एईडीओ का। भारतीय जनता पार्टी रिटर्न टू पावर इन दिल्ली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आंसर है इसका 27 ईयर। ये भी आपको पता है इलेक्शन से रिलेटेड ही सवाल पूछा गया है। बीजेपी जो है लगभग 27 सालों के बाद से यहाँ पे दिल्ली में पावर में आई थी, जिसमें टोटल 70 सीटों में से उसने कितना जीता था? 48 सीटें जीती थी। अब देखिए असेंबली इलेक्शन के बारे में आपको क्या क्या जानने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होने चाहिए, क्योंकि ये चुनाव जो होते हैं वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत होते हैं, चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है, चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो कौन से होते हैं, जिन जिन राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सीएम कौन बने हैं, राइट, प्लस वहां के गवर्नर कौन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये तमाम चीजें छोड़ के आपसे सीट पूछ दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए दे दिए आप बिहार में कितनी सीटें हैं। ठीक है, उसी तरीके से पूछ दिया गया कि ओके यूपी में टोटल कितनी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं। तो ये करंट अफेयर की ही लगभग न्यूज रहती है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ अक्सर उन्हीं से रिलेटेड ये सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर करेंगे चुनाव से रिलेटेड तो इन चीजों का आप खास ख्याल रखेंगे। सीएम जो नए सीएम बने हैं उनका नाम पता होना चाहिए। हाल फिलहाल में जैसे आपको ने देखा होगा 71 या 70 बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि जो ओडिशा के जो सीएम बने हैं वो किस क्षेत्र से बने हैं। ऐसा इसलिए था कि पहली बार जो है मयूरभंज का जो पूरा इलाका है वहां से, मतलब सदर्न ओडिशा के किसी इलाके से किसी को सीएम बनाया गया था, इसीलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको पता है ये लगभग सारे मैगजीन, सारे न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया हुआ था। फिर सीएम रेखा गुप्ता को बनाया गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। कितने नंबर की महिला सीएम है? चौथी महिला सीएम है। सबसे पहले जो दिल्ली की महिला सीएम बनाई गई थी वो सुषमा स्वराज थी। दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित को बनाया गया था। तीसरे नंबर पे आतिशी थी, राइट, जो आपकी थी। और चौथे नंबर पे रेखा गुप्ता है। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की महिला कितने नंबर की महिला मुख्यमंत्री? तो चौथी महिला मुख्यमंत्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिसी से रिलेटेड है। पॉलिसी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, कोई स्कीम आ रहा है या सरकार ने कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल है। तो पहला क्वेश्चन ये है सेंसस से रिलेटेड कि भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? आंसर है इसका बी, 2027 में आयोजित की जाएगी। आपको पता है कि भारत में दशकीय जनगणना होता है, यानी हर एक 10 साल पे जनगणना किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मायो के काल में हुआ था। रेगुलर जनगणना कब से होता है? लॉर्ड रिपन के टाइम से रेगुलर जनगणना भारत में होती है। अब इसमें जब आप जनगणना को लेके करंट अफेयर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको साथ ही में क्या करना है कि जनगणना कितने फेज में होगी, ठीक है, इसका डेट शुरुआत कब होगा, हाउस लिस्टिंग का डेट कब होगा, सेल्फ रिनोमरेशन है कि नहीं है। सेल्फ रिनोमरेशन मतलब कि आप क्या खुद से अपने बारे में डिटेल भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। जनगणना डिजिटल होने वाला है या जनगणना मैनुअल होने वाला है? तो ये भारत का पहला जनगणना होगा आजाद भारत में जब ये डिजिटल तरीके से होगी। प्लस दूसरी, ये आजाद भारत में पहला जनगणना होगा जब कास्ट सेंसस भी साथ में कराया जाएगा। इसके पहले जो भी जनगणना होते थे उसमें एससी एसटी लोगों का ही सिर्फ कास्ट पूछा जाता था, लेकिन ओबीसी और अन्य लोगों का कास्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट नहीं की जाती थी। लेकिन अब क्या है, इस बार कास्ट से रिलेटेड भी जानकारी कलेक्ट की जाएगी। तो ये सारी जो भी फर्स्ट है आपको उसके बारे में भी पढ़ना होगा। बहुत कॉमन न्यूज है, तो लगभग सारे अखबारों में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर जगह कवर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। 71 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? आंसर है इसका ग्रेड 6 से, यानी क्लास 6 से। नई शिक्षा नीति जो है वो ये कहती है कि हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको कुछ चीज बनाना सिखाया जाएगा। जैसे आपको कपड़ा सिलना सिखाया जा सकता है, एक तरीके का वोकेशन है, ठीक है, दर्जी का काम करना, राइट। उसी तरीके से आपको मैकेनिक का शिक्षा दी जा सकती है। चाइना में इस तरीके के एजुकेशन पे बहुत जोर रहता है, इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना वर्ल्ड का जो है मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। तो वहीं से इंस्पायर होके अपने लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग भी इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन देने की जरूरत है। ओके, और देखिए वैसे ये बहुत पुराना सवाल है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी
ओके, तो अभी इस खास समय इस समय पूछने की कोई विशेष वजह थी नहीं, बस पूछ दिया। तो कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको 5 साल 6 साल पुराने हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना, और ऐसे क्वेश्चन नहीं बने तो एग्जाम में डिमोरलाइज नहीं होना है कि अरे मुझसे तो बना नहीं, इतना आसान सवाल था। ठीक है, ये 6 साल पुराना क्वेश्चन था। खैर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, अभी का स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। एक बार पूछा गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग क्लास 6 से दी जाएगी। अब क्या है कि नो रिगिड स्ट्रीम सेपरेशन, पहले ये था कि ये साइंस के सब्जेक्ट है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स के सब्जेक्ट है। अभी ऐसा कहा गया है कि ऐसा कोई भी नहीं है, आप चाहें तो एक साथ मैथ भी पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, राइट। सो स्ट्रीम सेपरेशन को खत्म कर दिया गया है। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 2035 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी का 6% खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड के एग्जाम साल में आप 2 बार दे सकते हैं, राइट। और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, पहले क्या होता था कि अगर आपने एक बार एडमिशन ले ली ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन का टोटल ड्यूरेशन कितना है, अगर 3 ईयर का है, राइट, तो अगर आप 3 साल कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर ही एजुकेशन कंप्लीट करके आपने किसी वजह से छोड़ दिया, तो इसका आपको क्रेडिट मिल जाता है और आपको इसी बेस पे कोई ना कोई डिग्री दे दी जाती है। ऐसा बेसिकली ये कहा जाता है क्योंकि आपने डिप्लोमा किया 1 साल का। ठीक है, फिर आपको मन किया कि नहीं हम क्रेडिट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट कंप्लीट करके ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ऐसा ये बेसिकली अमेरिकन एजुकेशन मॉडल है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने एक साल में एडमिशन 2020 में आपने एडमिशन लिया और आपने बस जो है टोटल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अगर 36 क्रेडिट है, और आपने जो है टोटल 10 क्रेडिट ही किया था, उसके बाद से आपको ख्याल आया कि यार कंप्लीट करते हैं, तो 2026 में आपने फिर अपनी पढ़ाई जारी रखी, तो टोटल 26 क्रेडिट आपने और कंप्लीट कर लिया, तो अब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अपने यहाँ क्या होता था कि अगर आपने एक बार एडमिशन लिया, नहीं किया तो नहीं किया, फिर आपको नए सिरे से एडमिशन लेना होगा और नए तरीके से आपकी काउंटिंग होगी। तो ये कुछ नए डेवलपमेंट हुए थे एजुकेशन पॉलिसी में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सर्वे से रिलेटेड 69th बीपीएससी में, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 576। भाषा सर्वेक्षण जो है वो कवर कराई गई थी इसलिए कि इंडिया में कई सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो कि डेड हो रहे हैं, मतलब उसको बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो इसके लिए हम लोग ये चाह रहे थे कि अपने पास एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो, कि हमें पता चले कि ये भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, अभी उनकी स्टेटस क्या है, उसे रिवाइव करने के लिए हमें कितने प्लान बनाने की जरूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये इनिशिएटिव था, भाषा सर्वेक्षण ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने थे, 576 थे। नवंबर 2022 में ये पूछा गया था और सितंबर में हमारा एग्जाम हुआ था, तो टोटल 11 महीना पुराना ये करंट अफेयर है। द हिंदू ने कवर किया हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंप्लीट मदर टंग सर्वे ऑफ 576 लैंग्वेज, राइट। ये आपको देख लेंगे, 2022 का करंट अफेयर है। इसके अलावा आपको लैंग्वेज से रिलेटेड और क्या पढ़ना है, तो लैंग्वेज में आपको ये जानना है कि 8 शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेज है। तो टोटल ऐसे 22 लैंग्वेज है, राइट। आजादी के समय कितने लैंग्वेज थे, बाद में अमेंडमेंट के जरिए कौन से लैंग्वेज जोड़े गए हैं, क्या इंग्लिश और भोजपुरी 8 शेड्यूल का हिस्सा है। ये आंसर है नहीं, इंग्लिश और भोजपुरी जो है 8 शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। ओके, तो लैंग्वेज में आपको ये भी देखना है। इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज की एक कैटेगरी होती है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो लैंग्वेज जिसमें हाई एंटिक्विटी है, मतलब बहुत पुराने जमाने से वो चला जा रहा है, उसके क्लासिकल फेज में और मॉडर्न फेज में कुछ गैप है, 15 साल पुराना है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे। उसमें इस क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। टोटल कितने अभी क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में, टोटल ऐसे 10 क्लासिकल लैंग्वेज है, 10। कौन कौन से हैं देखिए, याद रखना बहुत ही आसान है। आप इंडिया का ये मैप देखेंगे, ये वाला इलाका केरल का है, ठीक है। तो केरल में क्या लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम, मलयाली कहते हैं, मलयालम बोली जाती है, राइट। उसके बाद ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, ये वाला इलाका कर्नाटका का है, कन्नडा। ये वाला इलाका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, तेलुगु। ये वाला इलाका उड़ीसा का है, ओडिया। ये वाला इलाका वेस्ट बंगाल का है, बंगाली। ये वाला इलाका पूरा का पूरा महाराष्ट्र का है, मराठी। और नॉर्थ इंडिया में संस्कृत, दूसरा पाली बिहार वाले क्षेत्र में, और प्राकृत।
ठीक है, आप ऐसे इसे मैप के जरिए याद रखेंगे। ओके, तो ये टोटल 10 ऐसे लैंग्वेज है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस से क्या होना है, तो कुछ नहीं, वहां पे आपको उसकी प्रमोशन के लिए कुछ स्पेशल फंड दिया जाता है, और हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसके लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए आपको एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश की जाती है उस लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारा स्कीम से रिलेटेड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार करिए। कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण, अस्थायी आजीविका को बढ़ावा, नियमित प्रबोधन एवं मूल्यांकन, प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना विकास। इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, तो देखिए, कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण, कौशल विकास योजना लाया है इसलिए गया था कि भारत में जो है आपको स्किल डेवलप किया जा सके, और उसके लिए एक बहुत स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लाया गया था। तो स्टेटमेंट एक हमारा सही है, राइट। तो अगर स्टेटमेंट एक सही है तो कितना एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। और इसके हिसाब से अब ए सही है। फिर दूसरा देखते हैं, अस्थाई जीविका को बढ़ावा देना, ये स्टेटमेंट भी सही है कि कौशल विकास किया क्यों जा रहा है, स्किल डेवलप किया क्यों जा रहा है, ताकि भारत के जो युवा हैं वो बेरोजगार नहीं रहे, राइट, उनके पास लिवलीहुड के पर्याप्त साधन रहे। तो ऑप्शन दो, ऑप्शन एक का ही डेरिवेटिव है, तो ऑप्शन दो भी करेक्ट है, तो डी भी एलिमिनेट हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन नहीं होता, आपको पता है कि वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक बार आपको डिग्री सर्टिफाई कर दिया जाता है, उसके बाद से रेगुलर उसमें मूल्यांकन या इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, राइट। और ये इस स्कीम की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी हो, क्यों पूछा गया था, तो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 5वां फेज लॉन्च किया गया था 2025 में। सबसे पहले ये योजना शुरू कब की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। और अगर आप में से कोई लोग यूपी के हैं तो उसके लिए आपको मंथ भी याद होना चाहिए, क्योंकि यूपी में इस स्कीम को लेके डेट पूछता है। तो यूजुअली आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता हो, लेकिन अगर मंथ पता हो तो भी आप करेंट उन स्कीम से रिलेटेड सवाल को बना लेते हैं। ओके, ये सारा यहाँ पे दिया गया है कि 2016 से 20 में फेज 2 शुरू हुआ, 20 से 23 में फेज 3 हुआ, 23 से 26 में फेज 4 हुआ, और 2026-25 से अभी जो है बेसिकली हम लोग फेज 5 में है। ओके, सारे मैगजीन में ये यूपीएससी का कवर रहता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक और स्कीम चलता है, पीएम विश्वकर्मा योजना, 2023 में शुरू किया गया था। ये आर्टिजन लोगों के लिए शुरू किया गया था, जो ऑलरेडी कारीगर लोग हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बढ़ई है, कोई सुनार है, कोई लोहार है, ठीक है। पॉलिसी से रिलेटेड अगला सवाल हमारा ये है कि भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में सही कथन क्या है। जियो थर्मल पॉलिसी 2025 के बारे में सवाल है। स्टेटमेंट एक ये है कि उपयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन। स्टेटमेंट दो है नेट जीरो 2070 की तरफ स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन। स्टेटमेंट थ्री है राज्यों, उद्योगों और वैश्विक निकायों के साथ सहयोग। इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस ही बात है, जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी क्यों लाई जाएगी, वो इसलिए लाई जाएगी कि भारत में जो भी जियो थर्मल रिसोर्स है उसका यूज किया जा सके, उसका दोहन किया जा सके। तो स्टेटमेंट एक तो सही ही है। दूसरा, ये क्यों लाई जा रही थी, आपको पता है कि भारत ने 2015 में ये कमिट किया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि हम 2070 तक जो है नेट जीरो हो जाएंगे। और तीसरा, इसे डेवलप कैसे किया जाएगा, आपको पता है कि सरकार की एक नीति ये है कि वो कोई भी चीज करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती है, कि हम अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे, हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो स्टेटमेंट तीन भी हमारा सही है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, ये कब लाया गया था, 2025 में लाया गया था। नेट जीरो का टारगेट 2070 तक है। सोर्स क्या है इसका, देखिए आपको हिंदू में भी कवर था, इंडियन एक्सप्रेस में भी, पीआईबी में भी। मैंने पीआईबी का ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी टू एक्सेलरेट 5 पायलट प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन किया गया था। ठीक है, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है, 500 गीगावाट 2030 तक करने का अपना टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति योजना, पार्शियल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस शुरू की है। तो ये मिनरल से रिलेटेड स्कीम है, और मिनरल से रिलेटेड स्कीम कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देखती है। ये क्यों पूछा गया था ये सवाल हमसे, ये इसलिए पूछा गया था कि आपको पता है कि भारत में क्रिटिकल मिनरल को लेके चाइना ने बैन लगा दिया था, कि उसके यहाँ से जो भी क्रिटिकल मिनरल का एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक्सपोर्ट अब नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल अभी क्या है, हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी से लेके डिफेंस में हर जगह इन मिनरल्स का यूज किया जाता है। ओके, तो अब ये था कि भारत सरकार ये चाहती थी कि हम अपना डोमेस्टिक कैपेसिटी डेवलप करें, उसके लिए इन्होंने ये प्रमोशन के लिए स्कीम लॉन्च की थी।
ठीक, ऑलराइट गाइस, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो, यू कैन ऑल्सो डिसलाइक इट।